बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। आर्चिमीडेस प्रिंसिपल क्या है, इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा आप अगर अपने बाकी किसी भी चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो मैं उसका तरीक़ेकार वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा जिसकी मदद से आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। देखिए जी, आपके पास फर्ज कर लेते हैं पानी मौजूद है और एक आपके पास बैलून मौजूद है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस बैलून को, उस गुब्बारे को पानी के अंदर आप फोर्स लगाएं, दबाएं, तो क्या होगा? आप इसको दबाएंगे, पानी के अंदर ये जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वापस आ जाएगा। और एक चीज़ आपने गौर की होगी कि जब आप इसको पानी के अंदर फोर्स लगा के भेज रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है कि आपके हाथ के ऊपर फोर्स लग रही होती है। आपको ऐसे लग रहा होता है कि कोई फोर्स पानी के अंदर से इस गुब्बारे के ऊपर लग रही है जो इसको अंदर नहीं जाने दे रही, बल्कि वापस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ धकेल रही है। ठीक है, जब भी आप दबाएं गुब्बारे को पानी के अंदर तो आपको वो फील होगा कि इस गुब्बारे के ऊपर कोई फोर्स लग रही है जो पानी के अंदर इसको नहीं जाने दे रही, बल्कि क्या कर रही है, पानी के ऊपर लेके आ रही है। यही वो फोर्स थी जिसकी बात की थी आर्चिमीडेस ने। अब इसकी मैं आर्चिमीडेस का प्रिंसिपल आपको पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा था आर्चिमीडेस। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। तो आर्चिमीडेस ये कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड, कि जब किसी जिस्म को हम मुकम्मल तौर पर या फिर थोड़ा सा, पार्शली का मतलब होता है थोड़ा सा, मुकम्मल तौर पर या थोड़ा सा, इमर्स इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर डुबाते हैं, एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट, कि उसके ऊपर क्या होती है, एक अप थ्रस्ट फोर्स अमल करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखते हो तो वो पानी क्या करता है, या वो कोई लिक्विड है, वो उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है, यानी कि ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाता है। आगे वो कहता है एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जो फोर्स इसके ऊपर लगती है वो फोर्स किसके बराबर होती है, ये वो बता रहा है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जाते हो तो पानी के अंदर जाने से उस एरिया में जो पानी होता है वो साइडों पे हो जाता है ना, वो पानी जितना साइडों पे हुआ होगा, जितना उस पानी का वेट होगा, उतनी ही इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ठीक है, इस गुब्बारे के अंदर जाने से जितना पानी अपनी जगह छोड़ेगा, अगर आप उस पानी का वजन कैलकुलेट कर लो तो उतनी ही वेट, उतना ही जो फोर्स है वो उस गुब्बारे के ऊपर लग रही होती है। ठीक है, तो दोबारा इसकी डेफिनेशन को समझे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स इन अ लिक्विड, कि जब किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर या फिर थोड़ा सा पानी के अंदर हम डुबाते हैं, एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट, कि उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स अमल करती है, एक ऐसी फोर्स हमें फील होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल कर रही होती है, और वो फोर्स उसको बाहर की तरफ धकेलती है, वो अंदर नहीं जाने देती पानी के। अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि वो जो फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है अप थ्रस्ट, वो किसके इक्वल होती है, कि जितना इसने पानी अपनी जगह से हटाया होगा, इसके अंदर जाने से जितना पानी हटा होगा, उस पानी का जितना वेट होगा उतनी उतनी इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो उसके अंदर जाने से जितना ज़्यादा पानी साइडों पर होगा, आप किसी तरीके से अगर उस पानी का वजन कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जितना उस पानी का वजन था, उसके जाने की वजह से जो पानी साइड पे हुआ, जितना उस पानी का वजन था उतनी ही फोर्स क्या लग रही होगी, उस ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी। ये था आर्चिमीडेस का प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आगे एक वर्ड इसमें यूज हुआ अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का मतलब है कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को ऊपर की तरफ धकेलती है, पानी के ऊपर की तरफ। इसकी बाकायदा डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, कि जब किसी बॉडी को लिक्विड में डुबाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स का नाम दे देते हैं। यहाँ तक तो आर्चिमीडेस प्रिंसिपल कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहूँगा, जो आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा कि जैसे ये गुब्बारा है,
हमने इस गुब्बारे को पानी के अंदर डुबाया तो ये पानी के अंदर नहीं गया बल्कि ऊपर ऊपर ही रहा एज कम्पेयर टू। अच्छा, ये पानी के अंदर इसलिए नहीं था गया क्योंकि पानी इसके ऊपर क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स की वजह से ये ऊपर आ जाता था, अंदर नहीं था जाता। लेकिन अगर मैं कोई पत्थर ले लूं और इस पत्थर को अगर पानी के अंदर फेंकूंगा तो क्या होगा, क्या ये पानी के ऊपर रहेगा? नहीं, ये पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या पत्थर के ऊपर फोर्स नहीं थी लग रही? क्या पानी ने फोर्स नहीं लगाई पत्थर के ऊपर कि पत्थर भी ऊपर ही रहे? गुब्बारे के ऊपर फोर्स लगाई ना पानी ने कि गुब्बारा ऊपर रहे, तो क्या पत्थर के ऊपर फोर्स नहीं लगी? लगी। आर्चिमिडस ने कहा था ना कि कोई भी बॉडी चाहे वो मुकम्मल तौर पर पानी में जाए या थोड़ी सी पानी में जाए, पानी उसके ऊपर फोर्स लगाता ही लगाता है। तो इस पत्थर के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन मसला ये है कि वो जो फोर्स लगती है इसके ऊपर वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर जाने से कितना पानी अपनी जगह से साइड पर हुआ। अब गुब्बारा जब अंदर जा रहा था तो काफी ज्यादा पानी अपनी जगह से साइड पे हो गया था, तो ज्यादा पानी साइड पे हुआ, ज्यादा पानी का वेट इसके ऊपर अमल करेगा तो फोर्स भी इस पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब पत्थर जब पानी के अंदर जाता है तो इसके अंदर जाने से बहुत कम पानी अपनी जगह से साइड पे होता है। तो इतने कम पानी का जब हम वेट मालूम करते हैं तो वेट आता बहुत कम, तो जितना पानी का वेट होता है उतनी फोर्स लगती है। तो ये पानी के साइड पे होने से बहुत कम इस पानी का वेट होता है। इस पानी का वेट कम होने की वजह से इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो लगती तो है लेकिन बहुत कम लगती है। ओके, यही वजह है कि पत्थर डूब जाता है और गुब्बारा नहीं डूबता। ये मेन रीजन है। इसी तरह आप देखते हो कि जो हवाई जहाज है, बहरी जहाज सॉरी, इतने इतने बड़े बहरी जहाज है समुद्र के ऊपर चलते हैं, वो डूबते क्यों नहीं है? पत्थर देखिए छोटा था वो डूब गया, हवाई जहाज इतना, बहरी जहाज इतना बड़ा वो नहीं डूबा। वो भी इसलिए नहीं डूबा क्योंकि हमने इस बहरी जहाज को नीचे से इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि जब ये पानी के अंदर जाता है तो पानी बहुत ज्यादा पानी अपनी जगह छोड़ देता है। ये पानी के अंदर जाके बहुत ज्यादा जगह घेरता है, तो काफी ज्यादा जगह घेरेगा, काफी ज्यादा पानी अपनी जगह से हट जाएगा। तो जब पानी अपनी जगह से जितना ज्यादा हटता है उतनी ही ज्यादा क्या लगती है, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। यही बात उसने कही थी ना कि इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि जितना वो पानी साइड पे करेगा उस पानी का जितना वजन होगा उतनी ही ज्यादा उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो बहरी जहाज को हम नीचे से काफी मतलब ऐसे चौड़ा सा बना देते हैं, तो वो जब पानी के अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा पानी को अपनी जगह से हटा देता है। तो काफी ज्यादा पानी अपनी जगह से हटेगा, उस पानी का जब वेट निकालोगे तो वेट बहुत ज्यादा निकलेगा। तो ज्यादा वेट होने की वजह से ज्यादा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा इस पे लगेगी और ये क्या रहेगा, पानी के ऊपर ही रहेगा। ओके, यही वजह है कि बहरी जहाज नहीं डूबता, गुब्बारा नहीं डूबता, क्योंकि जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो ये पानी अपनी जगह से पानी को बहुत ज्यादा हटाते हैं। ठीक है, ये चौड़े होते हैं जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है। तो पानी ज्यादा हटता है तो ज्यादा फोर्स लगती है। पत्थर जब अंदर जाता है तो बहुत कम पानी अपनी जगह से हटता है, तो कम पानी हटेगा तो कम फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये डूब जाएगा। इतनी फोर्स नहीं लगती कि ये ऊपर आ सके, फोर्स कम होती है, वो उसको नहीं रोक पाती और ये नीचे चला जाता है। ओके, तो ये था आर्चिमिडस का प्रिंसिपल। यहाँ तक आपको इसकी जो स्टेटमेंट है ना, मुझे उम्मीद है उसकी समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट में बताया क्या जा रहा है। अब हम आगे कैलकुलेट करें, अगर हमने मालूम करना हो कि जब बॉडी पानी के अंदर जाती है तो उस पर एक्चुअली में फोर्स लगती कितनी है। अब ये कैसे मालूम करेंगे, वो अभी हम डेरिवेशन करते हैं, कोई छोटी सी कैलकुलेशन है, वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इस पर कितनी फोर्स पानी लगाएगा। करते हैं स्टार्ट अपनी अब डेरिवेशन। तो उसके लिए मैंने फर्ज कर लिया मेरे पास ये बीकर मौजूद है और कोई भी गोल सिलेंडर नुमा कुछ सरफेस मौजूद है, और इसको मैं क्या करूँ, पानी के अंदर डुबो ही देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पानी के अंदर रख दिया। अब ये बॉडी पानी के अंदर बिल्कुल हमने डुबोई हुई है, तो इसके ऊपर भी पानी मौजूद है, नीचे भी पानी मौजूद है। इस बॉडी का जो एरिया है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस बॉडी के एरिया को मैं कह देता हूँ ए कह देता हूँ, और इस बॉडी की जो हाइट है, इस बॉडी की जो हाइट है उसे मैं कह देता हूँ एज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बॉडी की क्या है, हाइट है मेरे पास, तो इस हाइट को मैंने नाम दे दिया एज का। ये इस बॉडी की क्या होगी, हाइट होगी। अब इस बॉडी की जो हाइट है
इस बॉडी की जो पानी की सरफेस से जो हाइट होगी यहाँ से लेकर पानी की ये सरफेस यहाँ तक थी, यहाँ तक पानी की सरफेस तक जो इसकी हाइट होगी उसे मैं क्या देता हूँ h1 क्या देता हूँ। ठीक है, तो इस बॉडी की ऊपर वाली सरफेस से लेकर पानी की सरफेस तक जो हाइट है उसे मैंने क्या दिया h1। इसी तरह इस बॉडी की जो नीचे से लेकर ऊपर वाली सरफेस तक पानी की सरफेस तक इसकी जो हाइट होगी उसे मैंने क्या दिया h2 क्या दिया। ओके, इसकी अपनी जो हाइट थी वो h थी, इसकी ऊपर वाली सरफेस से लेकर पानी की सरफेस तक की हाइट को h1 क्या दिया और इसकी नीचे वाली सरफेस से लेकर पानी की सरफेस तक की हाइट को मैंने क्या कह दिया h2 क्या दिया। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर मैं इस h2 वाली में से इस h2 वाली लाइन में से ये वाली h1 वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा, इतना इतना हिस्सा अगर मैं निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा, ये नीचे वाली लाइन बच जाएगी और वो कितनी कितनी लाइन है जितनी आपके पास h है। ओके, तो मतलब ये है कि इसका मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि h2 में से ये लाइन पूरी h2 में से अगर मैं माइनस कर दूं ऊपर वाला हिस्सा h1 तो वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, जो हाइट है इसकी एक्चुअल हाइट है h उसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि h2 में से अगर h1 को माइनस करें तो क्या बच जाएगा आपके पास h बच जाएगा। बाकी आपको पता है कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर होती है तो पानी इसके ऊपर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। अब पानी कितना प्रेशर डालता है वो हमने लास्ट टाइम इस फॉर्मूले में समझा था, ये फॉर्मूला ड्राइव भी किया था कि जो पानी या कोई भी लिक्विड है जो प्रेशर डालता है वो किसके इक्वल आ जाता है, रो जी एच, इसके इक्वल आता है। अब इस पूरी बॉडी के ऊपर पानी प्रेशर डाल रहा होगा, ऊपर से भी प्रेशर डाल रहा होगा और नीचे से भी क्या कर रहा होगा, प्रेशर डाल रहा होगा। तो इस वाले प्रेशर को मैं P1 क्या देता हूँ और नीचे वाले प्रेशर को मैं क्या देता हूँ P2 क्या देता हूँ। तो जो ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर डाल रहा है P1 उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, P1 इज इक्वल टू रो जी H1। ठीक है, ऊपर वाली सरफेस वाली हाइट यूज करेंगे ना तो H1 आएगा। इसी तरह जो प्रेशर है नीचे वाली सरफेस पे, इसी तरह जो नीचे वाली सरफेस पे प्रेशर डाल रहा होगा P2 वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, P2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, रो जी H2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, नहीं जी, तो जो प्रेशर ऊपर था और जो प्रेशर नीचे था वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है कि पानी इसके ऊपर फोर्स कितनी लगाएगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स ओवर एरिया के। यहीं से फॉर्मूला आप बनाएंगे, एरिया डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्रेशर इनटू एरिया किसके इक्वल आ जाता है, फोर्स के। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो पानी फोर्स इसके ऊपर लगा रहा होगा, यहाँ पर जो फोर्स ऊपर से लग रही होगी उसे मैं क्या कहूँगा F1 और जो फोर्स नीचे से लग रही होगी इसके ऊपर उसे मैं क्या कहूँगा F2। तो जो फोर्स ऊपर से लग रही है वो किसके इक्वल आएगी, F1 मेरा इक्वल आ जाएगा, F1 किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स बराबर होती है प्रेशर और एरिया के, तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर और एरिया के। तो ऊपर वाले हिस्से पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, तो इसलिए मैं इसके प्रेशर को P1 कह देता हूँ। और जो नीचे फोर्स लग रही होगी यहाँ पर वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, नीचे वाली फोर्स बराबर आएगी प्रेशर इनटू एरिया के। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ ये भी, प्रेशर किसके इक्वल है, फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर ओवर एरिया इनटू एरिया के। तो नीचे वाले हिस्से पे जो प्रेशर था उसे मैंने P2 कहा हुआ है, तो इसलिए P के साथ क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। ले जी, यहाँ पर मैं P1 और P2 की वैल्यूज को पुट करने लगा। P1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और P2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या होता है। इस P1 की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, तो P1 किसकी इक्वल है, रो जी H1 के, तो इस P1 की जगह आ गया रो जी H1, आगे A था तो A एज इट इज रहेगा। सिमिलरली नीचे भी इस P2 की जगह क्या आ जाएगा, रो जी H2, रो जी H2, और आगे A था तो A आपका एज इट इज रहेगा। मैं अब इन दोनों फोर्सेस को माइनस करता हूँ। माइनस क्यों कर रहा हूँ ये अब आप समझे ज़रा। देखिए, मुझे मालूम करना है कि पानी इसके ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा है। तो पानी ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है, नीचे से भी फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली में फोर्स इस पे लग कितनी रही है। ठीक है, तो मैं दोनों फोर्सेस को माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स इस पे कितनी लग रही है। करते हैं,
तो मैं अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों फोर्सेस को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मैंने F2 माइनस F1 कर दिया। अब मैंने F2 में से ही F1 को क्यों माइनस किया, देखो F2 कौन सी फोर्स है जो नीचे से लग रही है, F1 कौन सी फोर्स है जो ऊपर से लग रही है। तो जब बॉडी पानी के अंदर जाती है तो नीचे वाले हिस्से में क्या हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ये पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो नीचे फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऊपर पानी कम है, प्रेशर भी कम होगा, तो फोर्स भी क्या होगी, कम लगेगी। तो इसलिए हम ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करते हैं। तो नीचे फोर्स ज़्यादा है, ऊपर वाली फोर्स कम है, तो ज़्यादा फोर्स में से कम वाली फोर्स को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वाली में से F2 में से क्या कर दिया, कम वाली फोर्स को माइनस कर दिया। तो F2 मेरा किसके इक्वल था, रो जी H2 था। तो F2 की जगह आ गया रो जी H2 इंटू ए माइनस आगे क्या है, F1 है तो अब F1 की वैल्यू लिख देते हैं। F1 ये था मेरा रो जी H1 इंटू ए। अब इन दोनों में से आप देखिए कॉमन क्या है, जो इन दोनों में से कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो अभी इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से जो कॉमन है देखिए ये जो रो है डेंसिटी, ये दोनों में सेम सेम है तो रो भी आ गया कॉमन। जी भी दोनों में मौजूद है, ये देखे जी इधर भी है उधर भी है, तो जी भी आ गया कॉमन। आगे एरिया भी दोनों में मौजूद है, इधर भी है उधर भी है, तो एरिया भी क्या आ गया मेरा, कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो फिर रो भी जी भी ए भी बाहर चला गया, अंदर बच गया मेरे पास H2 माइनस ये रो जी और ए, ये तीनों चीज़ें तो बाहर आ गई कॉमन, अंदर क्या बचेगा H1। और आपको पता है कि H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, ये हमने स्टार्टिंग में निकाला था। H2 माइनस H1 किसके इक्वल था, H के इक्वल था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो रो जी ये वाला A एज इट इज, इस सारे की जगह क्या आ गया, A आ गया, F2 माइनस F1 एज इट इज। अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये जो लिखा हुआ है कि एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया और हाइट, ये आपका एरिया और ये इसकी हाइट है। एरिया और हाइट जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ये सारा कि इसका कितना वॉल्यूम होगा, इस बॉडी का कितना वॉल्यूम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम। यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ मैं कि एरिया और हाइट मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है, हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो इसलिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास बच जाएगा रो जी एज इट इज, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरा F2 माइनस F1। ले जी, ये हमारे पास बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इसकी मदद से मैं मालूम कर सकता हूँ कि इस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है। ओके, तो जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है, आप पानी के अंदर जाए या कोई और भी लिक्विड हो जाए, आपने क्या करना है, आपने उस लिक्विड की डेंसिटी मालूम करनी है। आप जी की वैल्यू तो आपको ज़बानी पता होती है क्या है, और ये भी मालूम करना है कि उस बॉडी का वॉल्यूम कितना। ये तीनों चीज़ें आपको मालूम हो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि पानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, अप थ्रस्ट फोर्स जिसके ऊपर लग रही है ऊपर की तरफ, अप थ्रस्ट फोर्स जो लग रही है वो कितनी लग रही है, ये आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। फिर से एक बार देख लें, आपने इसकी हाइट निकाल ली, बाद में जितना ऊपर प्रेशर लग रहा था, जितना नीचे प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर लिख लिया, और फिर फोर्स का फॉर्मूला लगाया। फोर्स बराबर होती है प्रेशर इंटू एरिया के, ये मैंने आपको बताया था कैसे बराबर होती है। जैसे कि हमने ये प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। तो अभी हमें फोर्स मालूम करनी है, तो एरिया इधर डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास प्रेशर और एरिया बन जाएगा इस तरीके से। तो हमें ऊपर वाले हिस्से के भी फोर्स मालूम करनी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसे F1 कहा हुआ है, तो F1 किसके इक्वल आ जाएगा, P1 इंटू ए के। तो P की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ए मैंने एज इट इज। इसी तरह P2 इंटू ए था, तो P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये निकाली थी हमने P2 की वैल्यू। इन दोनों को माइनस किया, जो सेम सेम थे वो कॉमन ले लिया, जो बच गया वो लिख लिया। H2 माइनस H1 हाइट होती है तो उसकी जगह हाइट आ गया। अब हाइट और एरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो वॉल्यूम आता है, तो उसकी जगह क्या आ गया, मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब ये जो फोर्स है मेरे पास F2 माइनस F1, ये किसके इक्वल आ गई, रो जी वी के इक्वल आ गई। ये मुझे बता रही है कि इस बॉडी के ऊपर जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो कितनी लगेगी।
ओके, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, F2 में से F1 को माइनस करेंगे तो एट द एंड क्या बचेगा, यहाँ पर फोर्स ही बचेगी ना। दो फोर्सेज आपस में माइनस होती हैं तो क्या बचती है, फोर्स ही बचती है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये सारा किसके इक्वल है, ये फोर्स के ही इक्वल है। तो ये इस सारी का जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, फिर न्यूटन होगा। ओके, तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि रो जी वी, इन ऐसे लिखा हो कि रो जी वी का यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि रो जी वी किसके इक्वल है, फोर्स की तो इक्वल है। तो ये सारा फोर्स के इक्वल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक आपका आर्चिमिडस का प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने पहले इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, बाद में इसकी डेरिवेशन भी कर ली। तो पेपर में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, अब थ्रस्ट फोर्स की अलग से डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, नीचे इसकी डेरिवेशन भी आपको आनी चाहिए, और डायग्राम इसमें मस्ट है, लाजमी आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।